ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर हमले को लेकर आईएईए की रिपोर्ट सामने आ गई है। आईएईए ने प्लांट पर हमले की जांच रिपोर्ट भेज दी है। 19 और 20 नवंबर को प्लांट पर दागे गए 12 से ज्यादा रॉकेट हमले में प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है, प्लांट के स्टोरेज से नॉन रेडियो एक्टिव लीकेज पाया गया है, जो कि अपने आप में खतरनाक है और अगर यहां से रेडिएशन लीक हो जाता तो एक बड़ी तबाही की आशंका व्यक्त की जा रही थी। अब ज़ैपोरिज़िया को लेकर सबसे बड़ी खबरें हमारे पास है, क्योंकि ट्रिगर ऑफ एटम इसे क्यों कहा जाता है और जिस तरीके से ज़ैपोरिज़िया को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे सहयोगी मनीष हमें अब से कुछ ही सेकंड्स में ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि मनीष ने हम तक ये खबर पहुंचाई है कि किस तरीके से इसको लेकर की गई जांच के बाद बड़े दावे किए जा रहे हैं और बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। मनीष से अभी तक की जांच पर पूरा अपडेट लेने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको एक एक डिटेल यहां पर दे देते हैं कि आखिर युद्ध के इस हालात में ज़ैपोरिज़िया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार रॉकेट हमले जिस तरीके से हो रहे हैं, उसके बाद सबसे बड़ी चिंता जाहिर की जा रही है इस खतरे को लेकर। रॉकेट हमलों पर रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर अब जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसके तहत यह खबर जरूरी है, क्योंकि यूएन ने आग से ना खेलने की चेतावनी पहले भी जारी की थी, दोहराया है। अब आईएईए ने प्लांट की सुरक्षा पर चिंता जाहिर कर दी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि फौरन परमाणु दुर्घटना होने से रोकना जरूरी आईएईए की तरफ से कहा गया है। गौरव, मनीष हमारे को बताएंगे इस पूरी जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया है, लेकिन उससे पहले जरूरी है यह समझना कि ज़ैपोरिज़िया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों इसकी सुरक्षा को लेकर भी कई लेयर की सिक्योरिटी यहां पर रखी गई है। बिल्कुल, तो ज़ैपोरिज़िया की, जैसा कि सुरभि आपको बता रही थी, सुरक्षा बहुत अहम है। 5 लेयर सिक्योरिटी है, समझिए इसको। फर्स्ट लेयर, असामान्य घटना या सिस्टम फेल होने की रोकथाम के इंतजाम फर्स्ट लेयर में किए गए हैं। सेकंड लेयर, कोई असामान्य घटना या फिर गंभीर सिस्टम फेलियर को रोकने के उपाय वहां पर किए गए हैं। तीसरी लेयर में दुर्घटना को नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है। चौथी लेयर, फोर्थ लेयर, डिजाइन मानकों से भी गंभीर दुर्घटना से संयंत्र के अंदर निपटने के उपाय हैं। और फिफ्थ लेयर में डिजाइन मानकों से भी गंभीर दुर्घटना से संयंत्र के से बाहर जो है उससे निपटने के उपाय हैं। मनीष झा इस वक्त मॉस्को से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, ज़ैपोरिज़िया यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट, दुनिया के सबसे बड़े पावर प्लांट में से एक, और इसी बीच आशीष भी हमको पोलैंड से दिख रहे हैं, जहां पर उन्होंने कल बताया था पोलैंड में जहां पर शेवाडोफ में मिसाइल गिरी थी, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने की थी। आशीष आपके पास भी आएंगे, लेकिन पहले मनीष, ज़ैपोरिज़िया का ये पावर प्लांट क्यों इतना अहम है, बताइए हमारे व्यूअर्स को, और सिक्योरिटी के इंतजामों के बारे में जो हम बता रहे हैं उस पर क्या जानकारी। देखिए गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी9 की टीम वॉर जोन के उन तमाम दुर्गम इलाकों से रिपोर्ट करते हुए अपने दर्शकों तक ये सूचना पहुंचाना चाहती है कि देखिए हम कितने खतरनाक मोड़ पर जा रहे हैं, और ज़ैपोरिज़िया की खबर भी उसी से संबंधित है। आप मेरे बैकग्राउंड में साथ में चूंकि देख ही पा रहे होंगे किस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है, तो यहाँ तो हम सब फ्रीज हो रहे हैं, लेकिन ज़ैपोरिज़िया में हालात ऐसे बन गए हैं कि वहाँ सब कुछ स्वाहा हो सकता है। स्वाहा इसलिए हो सकता है क्योंकि 19 और 20 दिसंबर को जो रॉकेट से हमले किए गए, 1 दर्जन से अधिक रॉकेट से हमले किए गए, उसको लेकर जो आईएईए की एक्सपर्ट ने जाकर वहां पर असेसमेंट किया और उसके बाद जो जांच रिपोर्ट आईएईए के हेडक्वार्टर में भेजी है और संयुक्त राष्ट्र को भेजी है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारी नुकसान पहुंचा है और वहां रिसाव होने शुरू हो गए हैं। बस यही है कि वो रिसाव अभी तक नॉन रेडियो एक्टिव है, यानी वो नॉन रेडियो एक्टिव से जैसे ही वो रेडियो एक्टिव में बदल जाएगा तो फिर ये केवल रूस और यूक्रेन के लिए बड़ी खबर आप देख रहे हैं, मतलब वहां से लीकेज हो रहा है, लेकिन नॉन रेडियो एक्टिव है, वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये तो चेर्नोबिल 1986 से बड़ा हो सकता है। निनाद सिंह, देखिए, पहली बात तो नॉन रेडियो एक्टिव से रेडियो एक्टिव होना मुश्किल होता है। अगर नॉन रेडियो एक्टिव है तो ज्यादातर नॉन रेडियो एक्टिव ही रहता है। पर आप ये समझिए कि रशिया का क्या इंटरेस्ट है इस तरह का करने का, वो खुदकुशी थोड़ी करना चाहता है। सबसे बड़ा खतरा है कि जैसे वो गलती से मिसाइल यूक्रेन ने छोड़ी थी पोलैंड में, उस तरह की गलती अगर होती है तो हर जना मर सकता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर, हमें अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि वो तो फॉल्स फ्लैग जैसा कुछ था यूक्रेन का, जो संभव नहीं, वो जो कामयाब नहीं हुआ ज़ेलेंस्की का। लेकिन ज़ैपोरिज़िया हुआ तो क्या होगा? अगर वो हुआ और गलती से हुआ या सैबोटेज हुआ और गलती से सबसे ज्यादा, तो इतना भयानक हो सकता है कि हजारों किलोमीटर तक
सबको परिणाम भुगतने हो पड़ेंगे। सकते हैं। यूरोप में भी आ सकते हैं, हवा के ऊपर होता है। रूस ऑल्सो, यूरोप ऑल्सो। देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन का रूस को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया गया है। सीक्रेट मोबिलाइजेशन में रूस इस वक्त जुटा हुआ है। क्रीमिया को बचाने के लिए रूस कर रहा है सीक्रेट मोबिलाइजेशन। जेलेंस्की ने क्रीमिया को लेकर किया है ये सनसनीखेज दावा। 25 दिसंबर तक यूक्रेनी सेना के क्रीमिया पहुंचने का दावा किया गया है। सीक्रेट मोबिलाइजेशन सरदाना सब। अब जेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि अब एक और नई रणनीति के तहत चल रहे हैं पुतिन। क्या है इसमें? देखिए, क्रीमिया को बचाएंगे तो जरूर रूस, लेकिन पुतिन, लेकिन ये जो सीक्रेट मोबिलाइजेशन नहीं है, ये एक हमेशा से उनका एक स्ट्रैटेजी रही है। ये कोई नई बात नहीं है, कुछ वर्षों से चल रहा है। तो इसको एक नाम दे देना जेलेंस्की की तरफ से, एक दावा करना, ये एक सनसनीखेज बनाने का उसको एक तरीका है। और पहले ही सवाल ये है कि पहले ही जो यूक्रेन है उसको बचाने की कोशिश छोड़ के वो क्रीमिया जो 2014 में रूस के हाथों वो हार चुके हैं, उसको बचाने की ये जो जद्दोजहद है और इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है, इस दावे पर कितना एतबार किया जाए। पहले उनके अपने 4 प्रांत चले गए जिसमें एक वापस आ गया। अब लड़ाई इतनी विध्वंसक मोड पर पहुंच गई है, उसको छोड़कर वो कह रहे हैं कि हम क्रीमिया पर कब्जा कर लेंगे या क्रीमिया पर चढ़ाई शुरू कर देंगे। जेलेंस्की के इस दावे पर कितना यकीन किया जाए यह देखना बहुत जरूरी है। और जेलेंस्की का जो ऑपरेशन क्रीमिया है वो आखिर क्या है और रूस को लेकर इसकी तैयारी क्या है, वो आपको समझाने की दरअसल हम कोशिश करते हैं। देखिए, जेलेंस्की का ऑपरेशन क्रीमिया और रूस की बड़ी तैयारी। जेलेंस्की ने ऑपरेशन क्रीमिया की डेडलाइन जो है वो 25 दिसंबर तय कर दी है। मतलब 25 दिसंबर तक हम क्रीमिया पर चढ़ाई शुरू कर देंगे। यूक्रेन का दावा है कि परेशान पुतिन अब क्रीमिया को बचाने की तैयारी में जुट गए हैं। हकीकत क्या है, पूरी दुनिया जान रही है कि परेशान कौन है। रूस ने इसके लिए राउंड 2 मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया है, यानी सैनिकों की भर्ती और बॉर्डर पर उनकी तैनाती। दूसरे राउंड में रूस सीक्रेट मोबिलाइजेशन कर रहा है और अपने सैनिकों की तैनाती से लेकर उनकी डिप्लॉयमेंट तक करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के दावे को क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सिरे से नकार दिया है और यह कहा है कि इसमें कोई भी दम नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर यूक्रेन का दावा सही है तो क्या सच में पुतिन क्रीमिया को खोने का डर है पुतिन को? और अगर यूक्रेन का दावा सही है तो इसमें कितना दम है यह भी देखना होगा। यूक्रेन 25 दिसंबर तक दाखिल होता है तो क्या क्रीमिया अब नया वॉर जोन बन जाएगा, यह भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्या युद्ध का रुख मोड़ने के लिए जेलेंस्की इस तरह के बयान दे रहे हैं क्योंकि डाइवर्ट करना चाहते हैं और अपने आप को यह दिखाना भी चाहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और हम क्या कुछ कर सकते हैं। चतुर्वेदी सर, इस वीडियो को आपने देखा, क्रीमिया को लेकर जो यूक्रेन का दावा है वो आपने देखा। इस दावे पर कितना एतबार किया जाए? वो यूक्रेन जो अपनी धरती बचा नहीं पा रहा है, लड़ाई में पिछड़ता जा रहा है, देश बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है, वो ये कह रहा है कि हम यूक्रेन छोड़कर अब क्रीमिया को वापस लाने के लिए कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने खुद कहा कि ये केवल परसेप्शन बैटल या परसेप्शन मैनेजमेंट के बियॉन्ड कुछ नहीं है। एक ऐसा देश जो कि कम से कम लोहांस्क, दोनेस्क सारा एरिया दूसरे देश को हार चुका है, वो कह रहा है कि मैं डेप्थ में जाके क्रीमिया को 25 दिसंबर तक हमला करके उसको कब्जा कर लूँगा। ये हास्यास्पद है। ये केवल अपनी सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो कर रहे हैं। दूसरी बात मोबिलाइजेशन की है। मोबिलाइजेशन हर देश का अपनी डिफेंस के लिए करना उसका अधिकार है। सोई रिक्रूटमेंट, जब इतने लोग, यानी कि रूस का ये रूटीन वर्क आप कह सकते हैं कि ये रूटीन वर्क है मोबिलाइजेशन का, अगर फैसला पुतिन ने लिया है तो। पोलैंड के पूर्व पीएम लेजेक मिलर का जेलेंस्की पर हमला, मिसाइल अटैक को लेकर झूठ बोल रहे हैं जेलेंस्की का बयान गुस्सा दिलाने वाला है। यूक्रेन पर हमारा भरोसा खत्म हो रहा है, लेजेक मिलर का ये बयान। जेलेंस्की का झूठ बोलना मिसाइल से ज्यादा खतरनाक है। तो देखिए ये बहुत बड़ा बयान जो कि पोलैंड से सामने आया। मनीष जाकर रुक करेंगे, मॉस्को से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, पोलैंड के इस बयान को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है और ये बयान चिंता बढ़ाने वाला है जेलेंस्की के लिए, क्योंकि सीधे सीधे इसमें कहा जा रहा है कि पोलैंड में जो मिसाइल गिरा उसको लेकर के जेलेंस्की झूठ फैला रहे हैं और वो मिसाइल गिरने से भी ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल अंजलि, और देखिए ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, ये
पोलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री का और मौजूदा समय में एक बड़े विपक्षी नेता का बयान है। तो वैसे में मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो ये सोचते हैं कि वो क्रीमिया वापस लेंगे, पहले तो वो अपनी गद्दी बचा लें आने वाले दिनों में, तो यही बहुत ज्यादा होगा। मिसाइल अटैक के बाद पोलैंड का ये जो बड़ा फैसला सामने आया, उसके तहत खबर बड़ी है। पोलैंड के प्रधानमंत्री मैटेउस मोराविकी का ये बयान सामने आया है। कहते हैं कि पोलैंड को सुपर पावर बनाकर ही दम लेंगे और पोलैंड की सेना को यूरोपीय सेना से भी ताकतवर बनाना जरूरी है। जर्मनी की तुलना में पोलैंड के पास ज्यादा टैंक और होवित्जर तोप भी हैं। और आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में थोड़ी देर पहले निनाद सेठ, जो कि फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक टर्म यूज करा, फॉग ऑफ वॉर। अब ऐसे में पोलैंड पर जिस तरीके से ये अटैक हुआ, उसकी जांच करनी भी इसलिए जरूरी थी क्योंकि शुरुआत में पता ही नहीं लगा किसने क्या किया। लेकिन इस बीच जेलेंस्की जिस तरीके से सवालों के घेरे में आए, जाहिर सी बात है पोलैंड की चिंता बढ़ती जा रही है। और पोलैंड इसको लेकर क्या रणनीति अपना रहा है, उसको लेकर आज ये खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि पोलैंड का ये एक सुपर पावर प्लान सामने आ चुका है, जहां पहले पोलैंड की क्षमता को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने कि पोलैंड की मौजूदा सैनिक क्षमता, जहां हम देख रहे हैं कि ये 1,50,000 के पास है, उसी के तहत प्लानिंग भी हो रही है क्योंकि 2035 तक इसको 3 लाख सैनिकों का लक्ष्य रखा गया है, टारगेट बनाए गए हैं। वहीं अगर 2017 के कंपैरिजन में सिचुएशन देखें तो 30,000 सैनिकों की टेरिटोरियल आर्मी यहां पर पहले ही बनाने का फैसला लिया जा चुका है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका से 250 एब्राम टैंक की खरीद की डील को भी फाइनल किया जा चुका है और उसी के तहत खबर यह भी है कि $4.6 बिलियन में 32 F-35 फाइटर प्लेन खरीदने को लेकर भी डील की जा चुकी है। इसके अलावा 180 K2 ब्लैक पैंथर टैंक, 200 होवित्जर तोप और 48 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट खरीदने की ये तैयारी। अब ये पूरी तैयारी पोलैंड की है क्या? व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? आशीष, पोलैंड जाहिर सी बात है खाली हाथ नहीं बैठा रहेगा और आज के इस हालात में, रूस यूक्रेन के युद्ध के इस हालात में, वो किस स्ट्रैटेजी पर काम करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, पोलैंड के पास में और पोलैंड जैसे बाकी जो देश हैं, चाहे वो लिथुआनिया हो, एस्टोनिया हो, इस तरह के जो बाकी ये देश हैं जो कि नेटो की बॉर्डर लाइन बनाते हैं रशिया के साथ में, उनके लिए एक बड़ी समस्या ये है कि उनके फाइनेंशियल बजट्स, जो डिफेंस के बजट्स हैं, वो बहुत हाई लेवल पर नहीं है, रशिया के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ऐसे में उन्हें नेटो के साथ में जुड़े रहकर, नेटो के साथ कोऑर्डिनेशन करके अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नेटो को करने दिया जाए, ऑब्वियसली एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, और उसके बाद में नेटो पर और बड़े देशों पर, अमेरिका और यूके जैसे, जर्मनी देश और फ्रांस जैसे देशों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाए। इसके अलावा कुछ खास प्लान होंगे नहीं। देखिए सुरभि, जो आपने एग्जाम्पल दिया कि 3 लाख सोल्जर्स कर दिए जाएंगे, आज से 13 साल बाद 1.5 लाख से वो नंबर्स बढ़ा दिए जाएंगे। 2035 में वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी एकदम अलग होगी। 5 साल पहले ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम वॉरफेयर में इतना एक्टिव नहीं था, अब वो है। अब सोल्जर्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उस समय पर बहुत ज़्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल जो हमने बताई, वो ज़्यादा रोल प्ले कर रही होगी, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो आशीष, जो फिर ये बताइए, जो अभी बता रहे थे मनीष, तो आशीष जो मनीष अभी बता रहे थे वो बताइए। मनीष कह रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया की भाषा में कह रहे थे उड़ रहे हैं जेलेंस्की, लेकिन क्या अब जो ऑपरेशन क्रीमिया, जो कुछ एक्सपर्ट्स यूक्रेन में कह रहे हैं दिसंबर तक यूक्रेन क्रीमिया पहुंच जाएगा, जैन तक क्रीमिया पहुंच जाएगा, क्या आप जिस पोलैंड में जहां खड़े हैं वहां पर इसको लेकर कोई गर्मी दिखती है? इस हाड़ कपाती ठंड में कोई नेटो की तैयारी दिखती है? और विदाउट नेटो सपोर्ट तो ऐसा बिल्कुल संभव भी नहीं है। नेटो के साथ में भी आसान नहीं होगा। इतनी आसान होता नहीं है। अगर होता तो फिर 8 साल पहले जब क्रीमिया लिया जा रहा था तब कम से कम रोका जा सकता। अब जब ले लिया है व्लादिमीर पुतिन ने, तो फिर वापस उससे लेना तो एक विश्व युद्ध 3 की शुरुआत होगी, और वो एक रेड लाइन है। ध्यान रखिएगा, क्रीमिया की तरफ आंख उठाकर देखना और वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करना, वो क्रेमलिन के लिए एक रेड लाइन होगा। आप क्रीमिया वाली बात जो पूछ रहे हैं ना गौरव, देखिए सिंपल है। अगर जब तक जेलेंस्की, जो उड़ने वाली बात मनीष बता रहे हैं, जब तक जेलेंस्की ये नहीं बताएंगे कि मेरा एम तो बहुत ज़्यादा है, ये भी ले लेना है, वो भी ले लेना है, तब तक उन्हें उतने हथियार मिलेंगे नहीं, तब तक उन्हें ऑफेंसिव हथियार मिलेंगे नहीं। देखिए क्रीमिया में टेक ओवर करने के लिए, लेने के लिए, कब्जे में करने के लिए उन्हें ऑफेंसिव हथियारों की जरूरत पड़ेगी, और ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। ये शब्दों में से इजी साउंड करे। एक छोटा सा रिएक्शन निनाद से आपका लेना चाहेंगे। केवल पोलैंड डिफेंसिव के पूर्व हथियार मिले पीएम कि का आप ये अपनी बयान क्या ये टेरिटरी बताता है देखिए। कि पोलैंड जो सिंपैथी रखता था यूक्रेन के साथ, जेलेंस्की के साथ, वो सिंपैथी जोन अब नहीं रहा?
देखिए पोलैंड जैसे आपने बताया एक इमर्जिंग सुपर पावर है यूरोप की, और उनको खतरा हिस्टोरिकल है क्योंकि रशिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिवाइड किया था पोलैंड को, तो वो एक डिफेंसिव मैनूवर कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बात उनके रिलेशनशिप विद यूक्रेन की, मुझको ये लग रहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है आफ्टर द मिसाइल अटैक। ये जानबूझ के हुआ था कि गलती से हुआ? ये अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी यूक्रेन के साथ अगर कहा जाए जो मिसाइल अटैक है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सर, उसका रुख कर लेते हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मनी ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया है। तेजी से सैन्य ताकत बढ़ाने में अब जर्मनी भी जुट गया है। अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है जर्मनी। न्यूक्लियर ताकत तेजी से बढ़ाने में जुटा हुआ जर्मनी और फ्रांस के बाद जर्मनी ने भी यह बड़ा फैसला लिया है। मतलब अमेरिका को लेकर अब विश्वास दुनिया में कम होता नजर आ रहा उन देशों का, खासकर जिनकी निर्भरता अब तक अमेरिका पर थी। बिल्कुल। तो देखिए यहां पर एक तरफ यूरोपियन कंट्री यूक्रेन को मदद भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ मदद उतनी कर रहे हैं जितना वो लिमिटेड अपने आप को डिफेंस कर सके। ऑफेंसिव वेपन्स जैसा कि आशीष बता रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे हैं अब, क्योंकि यूरोप भी अब इस वॉर की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। यूरोप को भी अपनी इकोनॉमी, अपनी डिफेंस, अपनी सप्लाई चेन सबको बिल्कुल दुरुस्त करना है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने लिए, खासकर यूरोप के बड़े देश अपने लिए प्लान कर रहे हैं। जैसे जर्मनी का यह आत्मनिर्भर प्लान देखिए, रूस से बढ़ते खतरे के चलते आत्मनिर्भर होना चाहता है जर्मनी। एक, पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का मसौदा तैयार कर रहा है जर्मनी। 2024 में ट्रंप की सत्ता में वापसी की संभावनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया। 3, ट्रंप लौटे तो यूरोप की सुरक्षा में हो रहे खर्च में कर सकते हैं कटौती। यह बहुत बड़ा पॉइंट है। चौथा, पांचवा पॉइंट, फ्रांस ने भी अमेरिका पर आत्मनिर्भरता कम करने की बात कही है। क्या यह वेकअप कॉल है यूरोप के लिए? यह पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट, मैक्रोन ने कहा था कि फ्रांस का न्यूक्लियर वेपन सिर्फ फ्रांस के लिए है। छठा, ऐसे में जर्मनी भी अब न्यूक्लियर ताकत बढ़ाने में तेजी से जुड़ गया है। यह सातवां पॉइंट। जनरल द्विवेदी, आई कम टू यू सर। जो चौथा पॉइंट था, क्या यह सबसे बड़ा पॉइंट है, वेकअप कॉल, कि अब यूरोप यह समझ रहा है कि इस वॉर ने यह बता दिया है कि वो लाइफ लॉन्ग अमेरिका पर डिपेंड नहीं हो सकते, और इसीलिए चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर पूरा यूरोप जो बड़े कंट्रीज हैं, वो अब अपने दम पर खड़ा होना चाहते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा गौरव। नोबडी विल फाइट योर वॉर। आपको अपने आप अपने देश को अपने इंटरेस्ट के लिए उसको आपने बचाना है, यही इसका सबसे बड़ा एक संदेश है। और मैं समझता हूं कि नेटो का जो एक बहुत बड़ा एक समूह है और वो अपने आप को समझता है एक दूसरे की मदद करेंगे, उसमें भी इन कंट्रीज का विश्वास कम हो रहा है। नेटो की विश्वसनीयता पर सवाल है। हर देश अपने आप को सक्षम बनाने के लिए, क्योंकि हर ने अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी है। अमेरिका के ऊपर विश्वास कम हो रहा है क्योंकि अमेरिका अपने इंटरेस्ट के अलावा और किसी जाहिर बात है कि अपने देश की रक्षा खुद ही करनी होगी और इसी मकसद के साथ ज़ेलेंस्की निकले थे, लेकिन उन्हें बहुत सारे लोगों की मदद की जरूरत भी पड़ी, ये भी सच है। एक और अहम खबर है, फ्रांस ने यूक्रेन को बड़ी मदद भेजी है। यूक्रेन को दिया है एयर डिफेंस सिस्टम और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। एयर डिफेंस सिस्टम की कमी से यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। पश्चिमी देशों से लगातार एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है यूक्रेन। मॉस्को से लाइव जुड़े हुए मेरे सहयोगी मनीष झा, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, शुरुआत से ही हमने देखा है यूक्रेन की हर तरह से मदद करता रहा है पश्चिमी देश, और पश्चिमी देशों को धमकाने का काम पुतिन ने किया है, लेकिन उस चेतावनी का, उस धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। देखिए फिर से फ्रांस एक बड़ी मदद की खेप भेज रहा है यूक्रेन को। देखिए, रूस की माने तो रूस की दलील यही है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक किस्म का रूसोफोबिया जो है वो यूरोप के अंदर लगातार अमेरिका की तरफ से डाला गया और इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन इसके पीछे का एक धंधा भी है। धंधा ये देखिए कि जब रूस से गैस जाती थी यूरोप में तो रूस के बाद सबसे अधिक फायदा किसे मिलता था? जर्मनी को। लेकिन अब जर्मनी का काम खत्म हो गया है। अब सबसे ज़्यादा फायदा किसे मिलेगा? पोलैंड को, क्योंकि नॉर्वे से जो बाल्टिक गैस पाइपलाइन के जरिए गैस आएगी तो उसके बाद पोलैंड एक सुपर पावर के तौर पर आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। तो ये तो पॉलिटिक्स थी जिसे बहुत सारे यूरोपीय देश अब समझ रहे हैं। जहां तक फ्रांस की बात है, फ्रांस अकेला ऐसा देश है, या फ्रांस के राष्ट्रपति आज भी अगर आप देखें तो रूस के साथ बात भी कर रहे हैं और फ्रांस यूक्रेन को हथियार भी सप्लाई कर रहा है। तो फ्रांस फिलहाल अभी दोनों साइड में बहुत एक्टिवली खेल रहा है। अब आने वाले दिनों में देखिए जब क्रीमिया की स्थिति बनेगी, क्योंकि मैंने क्रीमिया में लंबे समय तक काफ़ी जगह पर मैं जाकर मैंने घूमा है,
देखिए खेरसोन में नदी पार करके यूक्रेन की सेना को आ जाना और फिर खेरसोन से क्रीमिया तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है। रूस जाने वाले भारतीयों को पुतिन से उम्मीद है कि वो भारतीय मजदूरों के टैक्स में कमी करें। जो रेमिटेंस वहां से इंडियंस भेजते हैं इंडिया में, उस पर जो टैक्स लगता है वो कम करें। अभी 22,000 रूबल महीने टैक्स देते हैं भारतीय कामगार। रूस के जो पड़ोसी देश हैं जैसे उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान या फिर जो यूएसएसआर से अलग हुए जो कंट्रीज हैं उन पर, और सीआईएस देश सिर्फ 5,000 रूबल टैक्स देते हैं। भारतीय भी सीआईएस देशों की तरह कम टैक्स देना चाहते हैं। मनीष, ये बड़ी खबर है और इसका इम्पैक्ट बहुत है, क्योंकि अगर भारतीयों के हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा तो ज्यादा इंडिया में भेजेंगे और इंडिया में पैसा ज्यादा आएगा। रेमिटेंस का एक बहुत बड़ा चंक है इंडिया की जीडीपी में। मुझे ये बताइए, ये कितना संभव है और क्या इसके लिए बैकडोर कोई बातचीत चल रही है? बिल्कुल, देखिए ये संभव है और इसके लिए अगर भारत सरकार और रूस सरकार के बीच एक बार भी सीरियसली बात हो जाए तो ये काम बन सकता है। क्योंकि देखिए आज की तारीख में भारतीय लोगों को भी रोजगार चाहिए और रूस में चूंकि एक बड़ा मुल्क है लेकिन छोटी आबादी वाली दिन है, प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हैं, तो इन्हें लाखों की संख्या में लोग चाहिए जो यहाँ पर काम करने आ सकें। तो वैसी स्थिति में भारत के लिए खाड़ी देशों के बाद रूस दूसरा ऐसा विकल्प हो सकता है और बस एक छोटी सी पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है। देखिए मुश्किल के हालात में भारत अभी रूस की मदद कर रहा है, तो रूस फिलहाल अगर चाहे तो भारत को भी तो इस उसी मदद के तरह से भरोसे दर्जा दे भारतीयों सकता को है भी जैसा रूस कि से रूस ने बहुत ज्यादा उम्मीद है, CIS और कंट्री खासकर को दे तब रखा है। जब भारत और रूस के संबंध 75वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। अब दोनों का बहुत शुक्रिया। Su-25 फाइटर जेट से रूस ने अब बम बरसाए हैं और रूसी हमले में यूक्रेन की कई बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया है। हालांकि काफी नीचे उड़ान भरता यहाँ पर रूसी Su-25 नजर आ रहा है। मिस्टर शुक्ला, थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था कि रूस अपनी ताकत का एहसास नहीं करा देता है, लेकिन ये इन वीडियोस को देखिए और रूस भी जो कर रहा है वो भी दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन कर रहा है। कर्नल शुक्ला, सॉरी चतुर्वेदी सर, आप कुछ ऐड करना चाहिए। सही कहा आपने विपिन की रूस भी कर रहा है, लेकिन अगर कंपैरेटिव देखें तो ये रूस बहुत पीछे है और यूक्रेन जिस तरह से परसेप्शन मैनेजमेंट कर रहा है, अपनी जरा थोड़ी सी सक्सेस को भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। ये चीज बहुत हर एक जो वॉर के बारे में थोड़ा ये डिसीजन तो रशिया ने शुरुआती महीनों में ही ले लिया था कि क्योंकि वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसके लिए वो वीडियोस नहीं दिखाना चाहता था कि दुनिया देखे, लेकिन वॉर ऑफ सर्वाइवल की सिचुएशन में यूक्रेन ये दिखा रहा है कि कितनी ज्यादा मुश्किल हो चुकी है रीएस्टैब्लिश और रिहैब करना। उसी बलबूते वो मदद मांग रहा है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन मदद मांगने का तरीका वो अपने आप को ऑफेंसिव दिखा रहा है कि अब मैं क्रीमिया को कब्जा कर लूंगा, जबकि सारे वेपन सिस्टम वो डिफेंसिव एयर डिफेंस वेपन सिस्टम मांग रहा है, तो कोई उस पर अटैक कर रहा होगा इसीलिए मांग रहा है एयर डिफेंस सिस्टम। और जब आप देखें पूरे संदर्भ में तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ऑफेंसिव एक्शन जो कि इन्होंने खुद लिया हो और उससे कोई जीता हो। खेरसोन में भी टैक्टिकल रिट्रीट था, इट वाज नॉट अ विक्ट्री बाय लगातार ये बात आप कह भी रहे हैं कि पुतिन ने खेरसोन से अपने सैनिकों को एक स्ट्रेटेजी के तहत ही पीछे हटाया है। देखिए इस बीच एक और बड़ी अपडेट है, रूस में मोबिलाइज सैनिकों की वॉर ट्रेनिंग भी चल रही है। रूसी सैनिकों को दी जा रही है ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है ट्रेनिंग का वीडियो। बैटल ग्राउंड में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं ड्रोन। लगातार इस युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। निनाद सर, ये देखिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस को जहां ईरान की तरफ से ड्रोन मिल रहे हैं तो वहां यूक्रेन को पश्चिमी देश भी लगातार ड्रोन दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों पर? देखिए, एक रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स है, एक नया वे ऑफ वॉर है, वॉर फाइटिंग का नया तरीका है। 3 तरह के ड्रोन इस बार हमने देखे हैं जो इस मैदान में अपने आप को प्रूव किए हैं। पहला ड्रोन होता है जिसको कहते हैं लॉइटरिंग ड्रोन, जो काफ़ी घंटों तक, कभी कभी 17 घंटों तक एक ही जगह पे रह सकता है। उस जगह का वो देखता रहता है और अपने आप को ही उसके ऊपर फोड़ देता है, जैसे टैंक हो या मोबिलाइजेशन हो। इसमें 2 तरह के ड्रोन है, एक रशिया के पास ईरानियन ड्रोन है और उनके खुद के भी ड्रोन हैं, और अमेरिका ने दिए हैं 120 स्विच ब्लेड ड्रोन, जो बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड हैं, जो एंटी जनरल वगैरह को भी मार सकते हैं। पहला ये ड्रोन इस्तेमाल हुआ है। दूसरा ड्रोन जो इस्तेमाल हुआ है वो लॉजिस्टिक पर्पस के लिए हुआ है, जैसे 5 किलो 7 किलो का सामान इधर से उधर करने में। अभी उसकी क्षमता इतनी नहीं है पर फ्यूचर में बहुत बढ़ेगी। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग ड्रोन जो है उसको कहते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस। वो सिर्फ एक डब्बे में आता है और समझ लीजिए आपकी एक टुकड़ी है सेना की। पहले क्या होता था, 2 किलोमीटर आप देख सकते थे, 6 किलोमीटर देख सकते थे। एक बंदे के पास वो होता है, एक लैपटॉप होता है, वो 15-20 किलोमीटर देख सकता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आने वाले फ्यूचर वॉर्स में
ड्रोन ही सब बहुत बड़ा बूट्स ऑन factor द होगा। ग्राउंड को बूस्ट करेंगे ड्रोन्स। खरसोन में 4 नए टॉर्चर साइट का खुलासा हुआ है। यूक्रेन का आरोप है रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी नागरिकों से बर्बरता की। रूसी सैनिकों के खरसोन छोड़ने के बाद अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। यूक्रेनी नागरिकों को यातना देने के लिए रूस ने टॉर्चर चैम्बर बना रखे थे, ये यूक्रेन ने फोटोज जारी करके कहा। देखिए इसी बीच जनरल द्विवेदी में एक छोटा सा रिएक्शन आप पर, ये टॉर्चर रूम है, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन। ये टॉर्चर रूम नहीं होंगे, ये इंटरोगेशन सेंटर्स होते हैं। हर एक आर्म फोर्सेज अपने आप को इंटरोगेशन के लिए जब PAWs को पकड़ती है, वहाँ के कोई लोकल्स को पकड़ती है, तो उनसे इंटरोगेट करने के लिए। लेकिन यूक्रेन के आरोपों पर कितना भरोसा करे जब दो देशों में युद्ध चल रहा हो, तो इस तरह के आरोपों के बहुत मतलब और मायने नहीं रह जाते सर। और इस बीच एक और बड़ी खबर, तुर्की प्रेसिडेंट एर्दोगान का बड़ा ऐलान देखने को मिला है। उत्तरी सीरिया, उत्तरी इराक में सेना उतारेंगे एर्दोगान। कल ही टर्किश एयरफोर्स ने कुर्द के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। टर्किश स्ट्राइक में कई बंकर, एम्यूनिशन डिपो तबाह हो गए थे। नॉर्थ सीरिया में 15 सीरियाई सैनिक भी इस एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। और तुर्की के हमले के बाद अब कुर्द का काउंटर अटैक, इसको लेकर खबर यह है कि कुर्द ने टर्किश बेस को आर्टिलरी से टारगेट किया है। बाब सलाम बॉर्डर पर आर्टिलरी से हमले को लेकर बड़ी खबर, जहां अजाज बॉर्डर के पास ही टर्किश बेस पर अटैक हुआ। सीरिया के इदलिब में रूस ने भीषण हमला किया है। रूस ने सीरिया पर इस्कंदर मिसाइल से अटैक किया है। रूस ने सीरिया पर इस्कंदर से हमले का वीडियो भी जारी किया है। तो न केवल यूक्रेन पर बल्कि सीरिया के इदलिब पर भी रूस की इस्कंदर मिसाइलें बरस रही हैं, कहर बरपा रही हैं। तो सीरिया पर आखिर इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल क्यों किया है रूस ने? अब ये कौन सी नई वॉर की ओर ले जा रहा है जो इस वक्त रूस और सीरिया के बीच नजर आ रहा है? पैनलिस्ट से समझेंगे कि आखिर रूस और सीरिया के बीच का जो विवाद है वो इतना क्या गहरा गया, बात इतनी क्या बड़ी हो गई कि इस्कंदर मिसाइल सीधे इससे हमला कर दिया रूस ने सीरिया पर। लेकिन इससे पहले बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपको बताना दिखलाना जरूरी है कि आखिर ये सिचुएशन इस वक्त क्यों आई है रूस और सीरिया के बीच में, ये समझना जरूरी है। आखिर वो वजह क्या है जिसकी वजह से कहा जा रहा है ये अग्रेसिव अटैक है पुतिन का सीरिया के ऊपर। देखिए इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी डिटेल, जिसमें पहली जो वजह है वो ये है कि खैरसोन से विड्रॉल का बदला लेने के लिए ये बड़ा अटैक हुआ है। दूसरा देखिए कहा जा रहा है कि एटमी बटन क्या दबाएंगे पुतिन, उसकी दूसरी वजह क्या है? क्रीमिया को लेकर कहा जा रहा है कि क्रीमिया को यूक्रेन के हमले से बचाने के लिए। तीसरी वजह, नाटो को यूक्रेन का साथ देने पर एक कड़ा मैसेज देना चाहते हैं पुतिन। वजह नंबर 4, अमेरिका को रूस के खिलाफ लामबंदी का ये जवाब है। वजह नंबर 5 ये, विंटर में यूक्रेन पर आखिरी हमले से जंग जीतने का इरादा है पुतिन का। तो ये वो 5 वजहें हैं सरदाना सर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पुतिन का ये अग्रेशन है जो कि एटमी बटन दबाने से भी पुतिन बाज नहीं आएंगे। क्या इन 5 वजहों की वजह से युद्ध और ज्यादा विध्वंसक पुतिन की ओर से हो सकता है अगर वो एटमी बटन दबाते हैं तो? देखिए ये कहना कि पुतिन को एटमी बटन दबाना पड़ेगा, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है मेरे हिसाब से। इसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी पुतिन एक्शन ले रहे हैं वो अपने आप को अपने एक प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। ऑफ कोर्स टैक्टिकल चेंजेस होते हैं जरूरी, और स्ट्रेटेजिक व्यूज को रखते हुए, स्ट्रेटेजिक जो एम है उसको रखते हुए टैक्टिकल चेंजेस जरूर होते हैं। कहीं विड्रॉ करना पड़ता है, कहीं आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन न्यूक्लियर बटन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेगा रशिया कभी भी, चाहे वो टैक्टिकल हो, क्योंकि एक वो जिम्मेदार और बड़ा देश है। लेकिन बड़ी खबरें आज हैं, सीक्रेट मोबिलाइजेशन को लेकर भी यहाँ पर खबरें आई हैं, और इस बीच ये भी कि किस तरीके से क्रिमिया को बचाने की भी तैयारी में रूस जुटा हुआ है। लेकिन इस बीच ज़िरकॉन मिसाइल सिस्टम से तबाही लाने के मूड में क्या अब रूस है, ये बड़ा सवाल, क्योंकि अगली बड़ी खबर भी आपको यही दिखा रहे हैं कि कैसे रूस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सूत्रों से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि मिसाइल सिस्टम से ही ऑनिक्स हाइपरसोनिक मिसाइल की लॉन्चिंग को लेकर ये बड़ी खबर है। ऑनिक्स मिसाइल जमीन और समंदर में भी इस्तेमाल की जा सकती है, और समंदर और जमीन पर तबाही कैसे ऑनिक्स ला सकती है, इस बारे में एक्सपर्ट से समझें। लेकिन उससे पहले जानते हैं विपिन से कि आखिर किस तरीके से बड़ा खतरा साबित हो सकती है ये। बिल्कुल, ज़िरकॉन यानी महातबाही इसको कहा जाता है। ये कैसे काम करती है, क्या इंपैक्ट होगा, इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं। एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ज़िरकॉन। स्कैम जेट इंजन ज़िरकॉन को ध्वनि से भी, मानिए मतलब आवाज से भी 9 गुना ज्यादा स्पीड देता है। ऑपरेशनल रेंज की अगर बात करें तो 1000
किलोमीटर और 28 किलोमीटर ऊंचाई तक ये जाग पाने में सक्षम है। न्यूक्लियर हमला करने में ये सक्षम होती है और डिफेंस सिस्टम से रोकना इसको लगभग नामुमकिन है। सर, ज़िरकॉन को किस तरह से ब्रीफ करेंगे, इस युद्ध में कितने इसके इस्तेमाल होने के चांसेस हैं और अगर हुआ तो तबाही कितनी बड़ी होगी चतुर्वेदी सर? ज़िरकॉन जरूर एक बहुत पोटेंट मिसाइल सिस्टम है और बिकॉज ऑफ हाइपरसोनिक 9 टाइम्स आपने जो अभी बताया, उसकी वजह से इसको लोकेट करना और इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना बहुत मुश्किल है और शिप्स वगैरह में ये नॉर्मली इफेक्टिव होती है। मैं नहीं समझता कि इस तरह की मिसाइल्स का इसमें उपयोग होगा, क्योंकि ये उपयोग तब होगा संभव जब एक बहुत ही विध्वंस लड़ाई और बहुत से देश इसमें। और अभी तो ऐसा भी कहा जा रहा है सर, रशिया ने अभी सिर्फ 10 से 20% मिसाइल का इस्तेमाल किया है।